गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम DECE 1 का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो खेल क्रियाओं का आयोजन किया जाता है वो कौन कौन सी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, इसमें पालनकर्ता की मनोवृत्तियाँ की मतलब पालनकर्ता कैसे होनी चाहिए बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के लिए, खेल क्रियाओं में भागीदार बनने के लिए ना, पालनकर्ता कैसे होनी चाहिए, संवेदनशील, आत्मविश्वास होना चाहिए, लचीलापन व बाल केंद्रित होना। नेक्स्ट है माता पिता के साथ अंतःक्रिया, पालनकर्ता के कौशल। शिशुओं के लिए जो खेल क्रियाओं का आयोजन किया जाएगा वो जैसे कि 6 माह तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, और 7 से 12 माह के जो शिशु हैं उनके लिए। नेक्स्ट खेल सामग्री बनाने के कुछ तरीके लिखेंगे हम। अब इसमें बताया गया है कि हम सब बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अन्य लोगों को उनके साथ बातचीत करते हुए भी देखते हैं, और ऐसा करते हुए जो शिशु होते हैं हम उसे गोदी में उठाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनसे बात करते हैं, और उनके साथ रहते रहते ना हम उनके साथ एक ना तरीका सीख जाते हैं उनके साथ रहने का, कि बच्चों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है, बच्चों के जैसा कैसे व्यवहार करना है। हम बच्चों के जैसे ही बिल्कुल बन जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी देखभाल करना ज़रूरी होता है, और वो जो जब देखभाल करते हैं तो ये ना एक मुश्किल काम है, लेकिन जो बच्चे हैं उनको उनके विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी है कि पालनकर्ता बच्चे का ध्यान रखे, और इसके लिए उसके पास पर्याप्त जानकारी व कौशल भी हो। पालनकर्ता के विकास की अवस्थाओं और उम्र के साथ बच्चों में उभरने वाली योग्यताओं की जानकारी होना जरूरी है, जिससे कि क्या बच्चे के हिसाब से ना वो खेल क्रियाओं का आयोजन कर सके, कि इस उम्र में इसके साथ ये खेल होना चाहिए, इस उम्र में ये खेल होना चाहिए। और ये सब ना बच्चों के घर में परिवार होता है उनको, माता पिता को, और जो शाला पूर्व केंद्र होते हैं ना उनमें, या फिर क्रैच जो होते हैं उन सब में जो कार्य करता है, सबको जानने जरूरी होते हैं ये। अब इस इकाई को हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पालनकर्ता के जो उनकी मनोवृत्तियाँ या जो व्यवहार होते हैं ना, कि जिस जो बच्चे की खेल क्रियाओं के लिए ज़रूरी होते हैं उनको जान पाएंगे। उन कौशलों का चयन करेंगे जो पालनकर्ता के लिए अनिवार्य है, शिशुओं के लिए उचित खेल सामग्री का चुनाव कर सकेंगे, और खेल क्रियाओं का आयोजन भी कर सकेंगे, और कुछ खिलौने जो होते हैं उनका भी निर्माण कर सकेंगे। अब पालनकर्ता की मनोवृत्तियाँ क्या क्या होती हैं। जो पालनकर्ता होता है तो वो बच्चों की ना उचित देखभाल करने के लिए सर्वोत्मुखी, मतलब बच्चे का हर तरह से विकास करने के लिए हर तरह से उसके बच्चे की देखभाल करने लायक होना चाहिए। अब ये संवेदनशील, विश्वस्त, लचीला होना चाहिए, साथ ही उनका दृष्टिकोण जो होता है ना बाल केंद्रित होना चाहिए। अब पहली विशेषता है पालनकर्ता की संवेदनशीलता। अब जो पालनकर्ता होता है वह संवेदनशील होना चाहिए। उससे क्या रहेगा कि उससे वो समझ जाएगा कि बच्चों के साथ, किस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है। जैसे कि कोई बालिका ऐसी है कि चिड़चिड़ी है, भूखी है, किस लिए परेशान है, तो वो सब समझ जाते हैं। जैसे अगर एक बच्चा है जो बहुत फुर्तीला रहता है हमेशा, और वो चुपचाप बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है जो ये चुपचाप बैठा। तो ऐसा होना चाहिए पालनकर्ता। एक संवेदनशील पालनकर्ता जानता है कि जो हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न अलग होता है। एक एक बच्चा जैसा वैसा दूसरे का जैसा वो नहीं हो सकता है, इसलिए बच्चे जैसे हैं उन्हीं को पालनकर्ता उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं वो, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि शांत होते हैं, और कई बच्चे क्या फुर्तीले होते हैं जो थोड़ी बहुत शैतानी करते रहते हैं। लेकिन पालनकर्ता को ना इतना संवेदनशील होना चाहिए कि वो दोनों बच्चों के साथ बराबर व्यवहार करे। ऐसा नहीं है कि जो शांत बैठा है उसके साथ अच्छे से, और जो शैतान है उसके साथ अच्छे से ना करे या डांटता रहे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चे के प्रति संवेदनशीलता पालनकर्ता को बच्चों की भावनाएं महसूस करने में व उनके सुख और खुशी में शामिल होने में मदद करती है, या फिर उनमें समानुभूति की भावना उत्पन्न करवाती है। यह भावना पालनकर्ता में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पालनकर्ता जब बच्चों के साथ बात करता है तो उस टाइम भी उन्हें ना ऐसे लगना चाहिए कि बच्चे को लगे कि है ना कितने अच्छे से बात करता है, उन्हें ना प्यार और अपनापन लगना चाहिए। अब जो बच्चे होते हैं सब बच्चों में क्या वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, इस वजह से सबके कौशल और सीखने की उम्र, सीखने का हिसाब किताब सबका ना अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से भी पालनकर्ता को ना ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चा इसलिए सीख रहा है और दूसरा इसलिए नहीं सीख रहा है। तो ये सब जो विशेषताएं हैं पालनकर्ता में होना जरूरी होते हैं। पालनकर्ता होता है वह कल्पना व दूरदर्शिता से बच्चे की पसंद व आवश्यकता के अनुकूल खेल क्रियाओं का प्रबंध कर सकता है, अगर उसमें संवेदनशीलता हो। दूसरी विशेषता जो होती है पालनकर्ता की, वो हम कह सकते हैं आत्मविश्वास। अब पालन करता है तो उसमें अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में ही नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएगा।
तो उनमें खुद में भी आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसे कि अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं कैसे संभालूंगा, मैं कैसे सिखाऊंगा, तो कैसे सिखाएंगे, सिखा ही नहीं सकते। एक पालन करता अगर खुद ही टेंशन में रहेगी और उसे खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएगी। और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना और होशियारी से काम करना, ये सब इन सब के लिए क्या आत्मविश्वास पालनकर्ता में भी होना जरूरी होता है। एक विश्वस्त पालनकर्ता बच्चे के साथ प्रसन्नचित्त ढंग से अंतःक्रिया करती है। वह उनके साथ अत्यंत सहजता पूर्वक समय व्यतीत करती है। आत्मविश्वास के साथ जो पालनकर्ता होते हैं परिस्थितियों से मुकाबला करने के योग्य हो जाती है। और ये सब ना उनके व्यवहार से पता चल जाता है कि इसमें आत्मविश्वास है या नहीं है। तो इससे क्या रहता है कि जो बच्चे होते हैं, अगर पालनकर्ता में आत्मविश्वास रहेगा तो वो बच्चों को अन्वेषण के और मौके देगी, और जो बच्चे होते हैं वो भी अन्वेषण के लिए ना तत्पर रहेंगे। उन्हें खुद को भी उनको भी विश्वास रहेगा और उनको पालनकर्ता पे भी विश्वास रहेगा इस चीज़ के लिए कि हम ये सीखेंगे, हाँ हम सीख जाएंगे क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं। नेक्स्ट पालन करता जो होता है उसकी एक विशेषता होती है कि लचीलापन होना चाहिए। लचीलेपन का तात्पर्य सुझावों के प्रति उदार होना है, बच्चों की आवश्यकताओं व रुचि को ध्यान में रख के पूर्व निर्धारित कार्य योजनाओं में देखभाल के ढंग को बदल देना। जैसे कि कोई कार्य योजना बनाई है और या तो कोई समय नहीं है समझो, या फिर बच्चों की उसमें रुचि नहीं है, तो उस कार्य योजना को बदल दें। इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि उस चीज़ पे अड़ जाए, नहीं ये होना तो ये होना चाहिए, बच्चे करे ना करे, बच्चों को समय मिले ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं उनकी अलग अलग रुचि पसंद नापसंद होती है। जैसे कि पालन करता अगर पहले से कोई खेल क्रिया आयोजन करने के लिए ना तैयार कर ले लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आए, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अब इससे क्या परेशानी होना चाहिए कि हो बच्चे तो खेल नहीं रहे, चल छोड़ो, रहने दो। रहने तो नहीं, वो क्रिया करो जो बच्चों को अभी खेलना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या बच्चे क्या खेलना चाह रहे हैं, क्या क्रिया करना चाह रहे हैं, और उससे बच्चों से पूछें और फिर वो खेल क्रिया करें। तो ये क्या है, उसके व्यवहार का लचीलापन दर्शाता है। जैसे कि बच्चों के लिए पालन करता जो पहले से गतिविधि तैयार करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या है परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती कि अब ये करना है, अब ये करना है, कुछ निर्धारित ही नहीं रहेगा तो हर चीज़ में प्रॉब्लम रहेगी कि कभी कुछ फिक्स ही नहीं रहेगा कोई चीज़ करने के लिए। तो करना चाहिए लेकिन उसमें लचीलापन जरूर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है बाल केंद्रित होना। पालन करता है उसका बाल केंद्रित होना भी आवश्यक है। बाल केंद्रित होने का मतलब यह है कि बच्चों के लिए जो तैयार की गई जो क्रियाएं योजना है ना, बच्चों के अनुरूप ही होनी चाहिए। उनके जो पसंद नापसंद, उनकी रुचि है ना, उनकी क्षमता और ज़रूरत के अनुसार ही होनी चाहिए। बाल केंद्रित व्यक्ति जो होता है उसमें संवेदनशीलता और लचीलापन दोनों ही गुण अपने आप होते ही हैं जो बाल केंद्रित होता है। बच्चों के साथ अंतःक्रिया में पालनकर्ता में बच्चों के प्रति उदासीनता व द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उनमें ना धैर्य जरूरी है, और अपना जो व्यवहार होता है वो खुश रहना चाहिए, सकारात्मक रखना चाहिए। यदि पालनकर्ता बच्चों की उपलब्धियों में खुशी महसूस करेगी तो उनकी उस खुशी का भागीदार भी होगी, और जो बच्चा होता है ना उसके साथ वो भावात्मक संबंध बना सकती है। जो बच्चे होते हैं उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार करने से बच्चे ना टेंशन फ्री रहेंगे, और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आएगा, और वो अपने आत्म जो सम्मान होता है ना उसको जान सकेंगे बच्चे। अब जो पालनकर्ता होते हैं खेल सामग्री व खिलौना देते समय पालनकर्ता को उनके टूटने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि देखा होगा कई माता पिता और जैसे अपने बच्चों के लिए ना कीमती खिलौने दे देते हैं, और जब बच्चे खेलने बैठते हैं तो उन्हें खेलने नहीं देते कि टूट जाएगा, तो फिर लाके क्यों दिया है जब टूट जाएगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि टूट जाएगा, या ऐसा ही सोचना तो फिर वो खिलौना लाके ही नहीं देना चाहिए। अब या तो ये कर सकते हैं हम, घर पे कोई खिलौना बना सकते हैं या कोई नॉर्मल सा खिलौना खरीद सकते हैं। खेलने अन्वेषण करने के दौरान बच्चे के कपड़े व खेलने की जगह गंदी हो जाती है तो सफाई के लिए भी पालनकर्ता को खेलने के लिए रोकना नहीं चाहिए कि गंदा हो जाएगा नहीं खेलना, तो ये सब भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को जब खेलते टाइम ना खुशी होती है तो उसमें बच्चों को कुछ पता नहीं लगता, क्या तोड़ रहे हैं, क्या फोड़ रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या गंदा हो रहा है, कुछ नहीं समझते। जैसे अगर वो बाहर क्रिया करेंगे, खेल रहे हैं अगर पार्क में, तो मिट्टी में खेलेंगे तो साफ रह ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ों का ना ध्यान रखना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए उनकी सारी की सारी क्रिया योजनाएं। जब खेल क्रिया समाप्त हो तो बच्चे के ना सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए, और बच्चों को भी सिखाना चाहिए, और खुद भी बच्चों की सफाई करनी चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बाकी इस बात का मतलब सीधा यही हो गया कि बच्चों के ऊपर आधारित जो खेल क्रिया है उनके हिसाब से ही सोचनी चाहिए। अब जो माता पिता होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया कैसी होती है बच्चों की, जो शिशु गृह शाला पूर्व केंद्र के कार्यकर्ता का जो माता पिता से संपर्क बनाए रखना जरूरी होता है। अगर जैसे अभिभावक व कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संप्रेषण हो ना तो दोनों मिलके सामूहिक रूप से बच्चों के लिए कार्य कर सकते हैं कि बच्चों का भला हो। उनसे मिलके ना ये जान सकते हैं कि पेरेंट्स तो क्या बच्चों के साथ 24 घंटे रहते हैं स्कूल के अलावा, मतलब स्कूल में जितने टाइम बच्चा रहता है उसके अलावा माता पिता के पास ही रहते हैं, उसके व्यवहार से क्या वो अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। तो इसलिए हमें ना उनसे बच्चे के व्यवहार के बारे में जानने को मिल सकता है कि वो यहाँ तो ऐसा व्यवहार करते हैं, घर पे कैसा करते हैं। तो इससे
क्या है, माता पिता भी और जो पालन करता होते हैं ना उनको भी पता लगेगा कि बच्चे का व्यवहार ना यहाँ कैसा है, यहाँ कैसा है, कि किस किस चीज़ में इसको मदद की ज़रूरत है, किस किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में नहीं है। तो इससे क्या है, वो बच्चे के विकास के ऊपर ध्यान दे सकेंगे। माता पिता से अच्छे संबंध बनाने के लिए जो कार्यकर्ता होता है वो धैर्यवान श्रोता होना चाहिए। जैसे कि अब वो माता पिता से बात करेगा, कुछ बताएगा, तो जब वो माता पिता बताए तो ढंग से सुनना चाहिए। क्योंकि अपनी अपनी बताया जाएगा तो उसे तो बच्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, और फिर जो पालन करता होते हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कि ये हमारी तो कोई बात नहीं सुन रहा, तो हम इन्हें क्या बताएं। इसलिए जो कार्यकर्ता होता है माता पिता को निर्देश ना दे बल्कि सुझाव दें। एक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें याद रखना चाहिए कि माता पिता की भूमिका का प्रतिद्वंदी व बिल्कुल नहीं है बल्कि परिपूरक है। यानी कि जो बच्चा होता है उसके अभिभावक जो होते हैं वो पहले माता पिता ही रहेंगे, ठीक है। वो माता पिता नहीं है बल्कि माता पिता, जब वो माता पिता से दूर आता है तो थोड़ी देर उनकी भूमिका निभाते हैं। अगर कार्यकर्ता बच्चों पर अपना पूरा हक समझने लगेगी तो वो और माता पिता जो है ना उनके रिश्ते थोड़े से खराब हो जाएंगे। इसलिए ना उनको ये समझना चाहिए कि बच्चों के बारे में कैसे किस तरह से माता पिता से बात करनी है। केंद्र में काम करने वाले जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ भी कार्यकर्ता को मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, अगर बच्चे देखेंगे ना वो नेचर वैसा जैसा देखेंगे वैसा ही बच्चे सीखते हैं। अगर अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा तो वो भी वैसा ही करेंगे। अब पालनकर्ता के कौशल कैसे होने चाहिए। जो पालन करता होता है वो अपने कार्य में कुशल होना जरूरी होता है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखिए। पालन करता होता है, शिशु गृह में पालनकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य और उससे संबंधित ज्ञान और कौशल क्या क्या हो। अब कार्य क्या करता है पालन करता, वातावरण को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद रखना। तो ये कैसे करता है, ये ज्ञान, इसके लिए क्या क्या ज्ञान जरूरी है। परिवेश को सुरक्षित व स्वच्छ कैसे रखें, प्राथमिक चिकित्सा कैसे दें, भोजन व जल का संरक्षण कैसे करें। अब उसके अंदर जो पालनकर्ता में कौशल क्या होते हैं कि पर्यावरण की असुरक्षित वस्तुओं व सामग्रियों जैसे कि तेज धार वाली वस्तुएं, ये सब चीज़ें क्या है, जो बच्चा होता है उसे थोड़ी दूर रखें। प्राथमिक चिकित्सा, जो बच्चा होता है बच्चों की क्रियाओं के लिए सुरक्षित स्थान व सामग्रियों का चयन करे जो पालन करता होता है वो। भोजन व जल का संरक्षण, भोजन व जल की सफाई के ऊपर ध्यान दें। स्वास्थ्य व स्वास्थ्य विज्ञान के मूल नियमों का पालन करें, ये सब उसमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कार्य है बच्चों की शारीरिक देखभाल करना। विभिन्न आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनकी स्वास्थ्य व पोषण संबंधी जरूरतें, स्तनपान, पूरक आहार की जानकारी, नहलाने धुलाने, शौच संबंधी देखभाल या सफाई के बारे में जानना, बच्चों के सोने जागने का समय, उनके सामान्य व्यवहार, बच्चों के कपड़ों से संबंधित समुचित जानकारी, निर्देशित सेवाएं, अतिसार बुखार आदि में आवश्यक देखभाल व टीकाकरण, ये सारे के सारे ज्ञान होने चाहिए। कौशल में क्या होना चाहिए, बच्चों को नहलाना, कपड़े पहनाना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार बोतल से दूध पिलाना, शिशु के लिए आहार बनाना, स्तनपान कराना, वृद्धि संबंधी चार्ट के आधार पर बच्चों की जो वृद्धि होती है ना वो तय करना, सफाई और सोच संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना, बीमारी व अल्पोषित बच्चों की पहचान करना, एंड जो बच्चे होते हैं उनके लिए समुचित आहार का चुनाव करना। नेक्स्ट कार्य है बच्चों के प्रेरण और भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब इसके लिए क्या क्या ज्ञान होने चाहिए, वृद्धि व विकास के सिद्धांत पता होने चाहिए, विकास के जो चरण होते हैं वो पता होना चाहिए, सभी क्षेत्र में बच्चों के विकास को प्रोत्साहित करने के अनुरूप जो खेल क्रियाएं होती है वो पता होनी चाहिए, और अभिभावकों का मार्गदर्शन करना चाहिए, ये सब उसमें ज्ञान होना चाहिए। अब कौशल क्या क्या होने चाहिए, कैसे करें, बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिनचर्या का आयोजन करें, बच्चों के क्रियात्मक, सामाजिक, भावात्मक, भाषा संबंधी व ज्ञानात्मक विकास के लिए क्रियाओं का आयोजन करें, कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए स्थानीय संसाधनों, सामग्री मानव का प्रयोग करें, विकास के चरण मानकों के आधार पर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान कर सकें, और जो विचारों के आदान प्रदान के लिए अभिभावकों के साथ मीटिंग का आयोजन करें। नेक्स्ट कार्य रिकॉर्ड बनाना। अब इसके लिए क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, उपस्थिति की महत्ता, स्वास्थ्य और वृद्धि के रिकॉर्ड की महत्ता। अब कौशल क्या होने चाहिए उनमें, जो उपस्थिति होती है उसका रिकॉर्ड बनाना, यानी कि जो अटेंडेंस होती है ना उसका रिकॉर्ड। नेक्स्ट है स्वास्थ्य व टीकाकरण सूची का रिकॉर्ड बनाना, वृद्धि संबंधी चार्ट बनाना। तो ये सारे के सारे एक अच्छे जो कार्यकर्ता होते हैं ना उसके कार्य, ज्ञान व कौशल है। शिशुओं के साथ की जाने वाली खेल क्रियाएं, जो बच्चा होता है उसके लिए ना ऐसी खेल सामग्री होनी चाहिए कि जो बच्चों को ना खेलने में मजा दे, जिससे बच्चों को खेलने में ना मजा आए। ऐसा नहीं है कि हम महंगाई खिलौना खेलें, जैसे बोतल के ढक्कन, डब्बे, पेड़ की डालियां, सीपी, तिनके, ये सारे के सारे ना हमारे लिए तो वेस्ट है, हम उनसे लेकिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खिलौना बना सकते हैं। बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इनसे हम थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सा इधर उधर कुछ करके आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप में छोटे छोटे गुड़ियाँ, झुनझुने, मुकोटे, कठपुतले, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं, सुंदर सुंदर खिलौने, ये जैसे चित्र में दिया गया है ना इस टाइप से।
यह जरूरी है कि खेल सामग्री बच्चों की उम्र के अनुरूप हो। उनकी योग्यता के अनुरूप होने पर ही कोई खेल क्रिया बच्चों के लिए ना अर्थपूर्ण बन सकती है। वही खेल सामग्री वह और भी उपयोगी हो जाती है यदि वह विभिन्न उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाए। जैसे कि बोतल के विभिन्न रंगों के ढक्कन, जहाँ एक और शुरू में 1 वर्ष के बच्चे के उठाने, पकड़ने, खेलने के काम आते हैं, वहीं जो 4 वर्ष का बच्चा है इनको रंग और आकार के आधार पर अलग अलग समूह में लगा सकता है। इसी तरह लकड़ी के जो गुटके होते हैं ना, उससे बच्चा घर, इमारत, रेलगाड़ी बनाकर खेल सकता है। इन्हीं का एक इस्तेमाल करके आकार, रंग, नाप, अंकों के बारे में ज्ञान भी बच्चा प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से क्या है, बच्चे के खेल की सामग्री होती है ना, बच्चे की उम्र के अनुसार हो और उससे हर उम्र के बच्चे कुछ ना कुछ खेल पाए, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। खिलौने ना आकर्षक होने चाहिए, बच्चों को देखते ना अट्रैक्ट करे, थोड़े जो होते हैं ना चटक मटक, चमकीले से होने चाहिए, आकर्षक, अलग अलग रंगों के होने चाहिए। साथ ही ऐसे होने चाहिए बच्चे ना आराम से पकड़ सके और उनके साथ खेल सके। हवा से भरे खिलौने, कपड़े, कागज की गेंद, लकड़ी के धागे से खींचने वाले खिलौने, रंग बिरंगे कपड़ों की गुड़िया, कठपुतली, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अब बच्चों के लिए जब खेल सामग्री अगर हम खरीद रहे हो तो ऐसे खरीदे कि जो बच्चों के ना परेशान ना करे, बच्चों को चोट ना दे या बच्चों के लिए हानिकारक ना हो। इसलिए बच्चों के जब भी खिलौने चुने तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि खिलौनों का आकार इतना बड़ा हो कि बच्चे उन्हें निगल ना सके, न ही नाक, कान में, आंख में डाल सकें। दूसरा जो था, खिलौनों के जो किनारे होते हैं नुकीले ना होकर गोलकार व समतल होने चाहिए, क्योंकि जो नुकीले होंगे तो बच्चों को ना चोट लग सकती है, चुभ सकते हैं। बच्चे जो होते हैं चीज़ों को मुंह में डाल लेते हैं, इसलिए चीज़ें ऐसे खिलौने लें कि अगर जैसे बच्चे के मुंह में डालें ना तो वो चीज़ें बच्चों के ना नुकसान ना करें। जैसे कि खिलौने बनाने रंगने के लिए जो सामग्री होती है वो थोड़ी सी ना विषैली ना हो, अच्छा होना चाहिए, अच्छा थोड़ा सा कंपनी ब्रांड अच्छा होना चाहिए कि बच्चों को नुकसान ना करे। यदि खिलौने कपड़े के हैं तो कपड़े का जो रंग होता है पक्का होना चाहिए। धातु के बने खिलौने छोटे बच्चों को चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें वे नहीं देने चाहिए। खिलौने ऐसे हो जो आसानी से ना टूटे, इतने मजबूत हो कि पटकने, चबाने या दबाने से टूटे ना। अब इसमें दिया गया है कि जो 1 साल का बच्चा है ना, 1 साल से कम उम्र का शिशु, उसकी खेल क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बच्चा होता है वो खेल क्रियाएं, शिशु बच्चा होता है उसके जो सारे खेल होते हैं वो अपनी खुद की उम्र के हिसाब से ही होते हैं, जो विकास के साथ साथ बढ़ती और जटिल होती जाती हैं। इस कारण बच्चे की जो खेल क्रियाएं जो होती हैं, इस पार्ट में बताया गया कि बच्चों की जो खेल क्रियाएं होती हैं वो सरल से कठिनता की ओर जो खेल क्रियाएं जारी होती हैं। पहले वर्ष में 2 आयु वर्गों में विभाजित किया गया और प्रत्येक भाग के में अनुकूल खेल क्रियाओं का वर्णन किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि जो बच्चों के लिए खेल क्रियाएं होती हैं वो जो हम बनाते हैं ना तो वो इनकी योग्यता के जांचने के लिए नहीं बनाई जाती। शिशु इनमें तभी आनंद ले पाएंगे जब पालनकर्ता की इसमें दिलचस्पी है, क्योंकि पालनकर्ता ना मन से खेलता है बच्चे के साथ, तो ही बच्चा खुश होकर खेलता है। कभी कभी पालनकर्ता परेशान हो जाते हैं और वे खेल में एक अच्छा साथी नहीं बन पाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे के साथ ना आराम से खेलना चाहिए। अब जो बच्चों की खेल क्रियाएं होती हैं वो शिशु के मूल कौशल के विकास में सहायक सिद्ध होती है। जैसे कि आंखों को वस्तुओं पर केंद्रित करना, आंख व हाथ की गति होती है उसमें समन्वय स्थापित करना, विभिन्न वस्तुओं के बीच भेद कर पाना, ये सारी की सारी की छोटी छोटी खेल क्रियाओं द्वारा ही सीखता है। खेल क्रियाएं होती है इसके द्वारा ही ना बच्चा सीखता है। इनके द्वारा ही बच्चा जो पालन करता होता है या कार्यकर्ता जो केंद्र में, तो उनके साथ ना अंतर संबंध बनाता है और जो नए नए कौशल भी सीखता है और उनके ना सामाजिक संबंधों का विकास भी होता है। नीचे दी गई जगह में लिखिए कि आप निम्नलिखित शब्दों के बारे में क्या समझते हैं। पहला है संवेदनशीलता, दूसरा है आत्मविश्वास, तीसरा लचीलापन और चौथा क्या है बाल केंद्रित। अब पहला आंसर है, पहला संवेदनशीलता। क्या है संवेदनशीलता? शब्द का अभिप्राय है पालनकर्ता बच्चों की जो जरूरतें होती है ना उसके प्रति सतर्क रहें और उनकी भावना व मनस्थिति के प्रति अनुक्रिया दिखाती है, उनमें समानुभूति की भावना होती है। पालनकर्ता जानते हैं कि जो बच्चा होता है ना, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो उनकी अपनी अपनी पसंद होती है, नापसंद होती है और वरीयताएं जो जरूरतें होती है ना, तो उस हिसाब से ये सब जानना जो होता है वो माता पिता का जो होता है वो होती है संवेदनशीलता। नेक्स्ट हमारा था आत्मविश्वास। एक विश्वस्त पालनकर्ता प्रसन्नचित्त, चिंता व तनाव से मुक्त और बच्चों का पूरा ध्यान रखे। वह परिस्थिति के अनुसार सभी निर्णय ले सकती है और होशियारी से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है। पालनकर्ता का आत्मविश्वास और उसकी सुरक्षा की भावना उसके व्यवहार द्वारा बच्चों तक पहुंचती है। नेक्स्ट हमारा था लचीलापन। क्या है लचीलापन? से तात्पर्य सुझावों के प्रति उदार होना, बच्चों की आवश्यकताओं व रुचियों को ध्यान रखते हुए देखभाल की पूर्व निर्धारित योजना व ढंग को बदलना। पालनकर्ता को हमेशा नियमबद्ध नहीं होना चाहिए और बच्चों के प्रति ना एक ही अनुक्रिया, एकदम जो सेम अनुक्रिया होती है सबके साथ वो ही दिखानी चाहिए। पालनकर्ता द्वारा दी जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा होनी चाहिए, किंतु रूपरेखा जो होती है ना उसमें परिवर्तन भी, मतलब ऐसा क्या लचीलापन होना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत चेंज कर पाए।
नेक्स्ट हमारा था जो बच्चों की खेल सामग्रियों जब चुनेंगे ना तो क्या ध्यान में रखना होता है। तो बच्चे की खेल सामग्री होती है, जरूरी नहीं वो महंगी हो ना, घर पे भी बना सकते हैं। खेल सामग्री जब लें तो बच्चों की जो उम्र होती है, योग्यता होती है, उस हिसाब से लें। खेल सामग्री जब लें तो उसके ना कोने नुकीले नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चों को ना चोट ना लगे। बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। मेटल जो होता है ना, धातु की नहीं बनी होनी चाहिए, जैसे टूटने गिरने चोट लगने का डर हो, ये सब नहीं हो। कलरफुल होने चाहिए खिलौने जो होते हैं। और इस तरह से क्या है, बच्चों को ना पसंद आए, बच्चों को आकर्षित करने वाले होने चाहिए। इस तरह से कुछ दो चार खिलौने की विशेषताएं होती है कि हमें ये सब ध्यान में रखना होता है। अभी नेक्स्ट हमारा 6 माह तक के शिशु के लिए हम कौन कौन सी खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। अब इसमें बताया गया कि पहले वर्ष जो होता है ना, प्रथम वर्ष, उसमें विकास ना बहुत तेज गति से होता है। लोग के बीच रहकर, देखकर, उनकी बातें सुनकर, अंतः क्रिया कर शिशु ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इस अवस्था में ऐसी खेल क्रियाएं चुननी चाहिए जिससे कि शिशु की ज्ञानेंद्रियां, उनका विकास हो और क्रियात्मक कौशलों को बढ़ावा मिले। जन्म के बाद जो शिशु होता है नए वातावरण में खुद को समायोजित करना जानता है, वो ना उससे सीखता है। बच्चा शुरू शुरू में बहुत सारा रोता है, तो वही उसके लिए क्रिया हो गई। भूख लगने पर, दर्द होने पर, गीला होने पर रोता है। इस समय उसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है सुविधा। इस कारण उसके रोने पर पालनकर्ता को तुरंत ध्यान देना चाहिए, ताकि जो शिशु होता है ना, वो उसके साथ एक विश्वास की जो भावना होती है ना, या फिर लगाव, वो सब पैदा हो सके। झुलाना, थपथपाना, गोदी में उठाना, हिलाना डुलाना, ये सब शिशु को आनंद प्रदान करता है। इससे उन्हें आराम मिलता है। जब हम शिशुओं से कोमल स्वर में बात करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। जब हम उसे गोदी में उठाते हैं, उनकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, तो उन्हें प्यार व स्नेह का एहसास होता है। यदि संभव हो तो काम करते समय शिशु को अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े ना, तो तुरंत हम उसकी तरफ ध्यान दे सके। कई माताएं शिशु के पालना जो होता है ना, उसको डोरी बांध देती है और काम करते हुए समय समय पर हिलाती रहती है। इससे ना बच्चे को ऐसे लगता है कि माँ यहीं कहीं आसपास है और माँ अपना काम भी कर पाती है। पहले 1-2 महीने में जो बच्चे होते हैं उनको खिलौनों या खेल की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर थोड़े थोड़े जब वो बड़े हो जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा समय के लिए जागने लगते हैं, तो अधिक क्रियाशील करते रहते हैं। फिर वो उनके साथ कुछ ना कुछ खेल क्रियाएं हम कर सकते हैं। जैसे कि जो शिशु होता है, ध्वनि के जो स्रोत होते हैं उन्हें पहचानने लगते हैं, तो हम उसी प्रकार के खेल खेल सकते हैं। जैसे चम्मच, चाबी, झुंझुना, चूड़ियों की खनखन जो होती है, या क्लैपिंग करके बच्चों को हम अट्रैक्ट करेंगे ना, हम बच्चों की तरफ ये सब आवाज़ें दिखाएंगे तो बच्चे देखेंगे। ऐसा करने पर वे ध्वनि की दिशा की ओर मुड़ेंगे और आपको भी ध्यान से देखेंगे। फिर दूसरी जगह जाके ऐसे करो, फिर बच्चा मुड़ेगा। फिर वापस उधर आ जाओ, फिर बच्चा उधर मुड़ेगा। तो बच्चा क्या, चीज़ें हिल रही होती हैं, आवाज़ आ रही होती है, बच्चे से आकर्षित होते हैं। तो ये छोटी छोटी खेल क्रियाएं ना बच्चे को आनंद देती हैं और बच्चे की ज्ञानेंद्रियों के विकास में सहायता दिखाती हैं। अब दूसरा होता है जैसे वस्तुओं को एकटक देखता रहता है बच्चा। ये इस उम्र में बच्चों के लिए ना आकर्षण का केंद्र होता है। जैसे बच्चा होता है किसी पहली वस्तु को ध्यान से देखता है, वह जैसे सबसे पहले अपने हाथ कभी मुंह में दे लेगा, फिर उसे देखता रहेगा। इस टाइप से क्या सबसे पहले बच्चा देखता रहता है। शुरू में वे थोड़े समय के लिए हाथ पे गौर करते हैं, फिर धीरे धीरे ज़्यादा देर तक देखने लगते हैं। फिर जब वो 3 महीने तक के हो जाते हैं ना, उसके बाद हाथ को लगभग 5 से 10 मिनट तक लगातार देख सकते हैं बच्चे। उन्हें इसमें बहुत मज़ा आता है। अगर जैसे उनके पास खिलौना है, वस्तु टांग दे तो वो हिलेगा, तो बच्चा एक टक उसको देखता रहेगा बहुत देर तक। अगर वह गतिशील है या आवाज़ करे तो और भी ज़्यादा बच्चे उससे आकर्षित होगा और उसकी तरफ और ज़्यादा देर के लिए भी खुश हो सकता है, देखता रह सकता है। इसलिए जो खिलौना हो बच्चे के लिए कोई भी रहे, तो वो थोड़ा ना ऐसा कलरफुल होना चाहिए और बच्चों के लिए ना हानिकारक नहीं होना चाहिए, और बच्चे के पास रख देना चाहिए। तो बच्चे उसे देखेंगे, उसे खेलेंगे, ऐसे ना बच्चा खुश हो जाएगा। और जो बच्चा होता है तो शुरू शुरू में क्या लगभग 1 फीट की दूरी तक ही लगभग देख पाता है, तो चीज़ें उससे ज़्यादा दूर ना रखें, उसके इतने पास ही रखें। इस उम्र में पालने पर खिलौने शिशु के ठीक ऊपर नहीं टांगने चाहिए, क्योंकि वे ना सिर को जो होता है उसकी मध्य रेखा पर स्थित नहीं रख पाते। पीठ के बल लेटे हुए शिशु अधिकतर अपनी दाई बाई ओर नहीं देखते हैं, दाई और बाई ओर देखते हैं, बिल्कुल सीधा नहीं देख पाते हैं। इसलिए पालने पर खिलौने दाएं बाएं ही लटकाने चाहिए। अब जैसे इंडिया है हमारे देश में, यहाँ पे क्या बच्चों को मालिश करने की परंपरा है। जैसे छोटे बच्चों को सभी मालिश करते हैं कि उनकी जो मांसपेशियाँ होती है ना, वो तंदुरुस्त हो जाएं और उससे उनका ना शारीरिक विकास होता है वो बढ़े। तो जो ये काम है ना मालिश का, तो ये माँ और जो बच्चा होता है ना, उसके बीच एक अच्छा संबंध बनाता है। इससे बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है और उनके बीच ना सामाजिक स्नेहमयी संबंध बनता है। अब जो माँ होती है मालिश करते हुए बच्चे को लोरी सुनाती है, झुलाती है, सुलाती है, तो इससे बच्चा ना खुश होता है।
जैसे कि फिर इसके बाद नेक्स्ट क्रिया हो सकती है जो 3 महीने का बच्चा है, जैसे कि वो अपने आसपास पड़ी हुई चीज़ों को ना उठाने की कोशिश करता है, जैसे कि तकिया हुआ, भाई की जैसे शर्ट हो गई, माँ के बाल पकड़ता है गोद में आने के बाद, ये सारी की सारी चीज़ जो उसके हाथ लग गई उन्हें वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार जैसे हमने देखा ना, बच्चे को हमने गोद में लिया बाल, तो बच्चा क्या हमें लगता है बच्चा बाल पकड़ के खींच रहा है, जोर से छोड़ नहीं रहा, लेकिन बच्चा क्या, बच्चों की ये क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। अब बच्चे ने हाथ डाला, अब हाथ के पास बाल आए, तो वो बच्चा बाल नहीं खींच रहा है, बच्चे के हाथ में बाल है इसलिए उसकी मुट्ठी बंद हो गई और उसने खींचना शुरू किया। वो बाल उखाड़ थोड़ी ना रहा है, वो तो अपने बस उसे थोड़ी ना पता मैं बाल उखाड़ रहा हूँ। तो ये स्वाभाविक क्रिया है जो बच्चे को करने में ना आनंद आता है, वो उसके लिए खेल क्रिया है। जो अब बच्चे होते हैं जैसे पालने में खिलौने लटक रहे होते हैं, उसकी तरफ भी बच्चे ना हाथ मार मार के ऐसे और कोशिश करते हैं कि इसे भी खींचे, है ना। अगर खींच पाए, अगर बच्चे के ना हाथ के सीध में हम इतना कर दे कि बच्चा हाथ ऊपर करे और बच्चे के हाथ टच हो जाए, तो बच्चा ना उसको खींच के तोड़ सकते हैं। और एक टक देख थोड़ा ऊपर रहे तो उससे क्या, बच्चे एक टक देखते रहते हैं। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब भी हम पालने में खिलौना लटकाएं तो थोड़ा मजबूत धागे से लटकाए, ताकि बच्चा क्या है उसे खींचे तो गिरे ना, है ना, इससे उसे चोट भी ना लगे। खिलौना ऐसा होना चाहिए ना जो बच्चे के लिए हल्का होना चाहिए, कहीं कभी गिर जाए तो बच्चे को चोट ना पहुंचे। इससे क्या होगा, बच्चा जो होता है उसके साथ खेलने का प्रयास करेगा और उसके हाथ और जो आंखें हैं ना उसमें तालमेल बनेगा। शिशु अपना सिर संभालना भी सीख जाते हैं। अगर शिशु को 5-10 मिनट पीठ के बल लिटाया जाए तो उन्हें सिर संभालना आ जाता है। चूंकि बच्चे सिर संभाल के ठीक ऊपर देख सकते हैं, अतः पालने में जो लटके खिलौने हैं ना उनको हम सरका भी सकते हैं। जो बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो वो करवट लेके जो दूर पड़े खिलौने हैं ना उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और रोल रोल होके और फिर कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे जाके और खिलौने ले सकता हूँ। बच्चों को हम गुदगुदी करेंगे तो बच्चे ना खिलखिला के हंसते हैं। इस खेल में न केवल शिशु ही बल्कि जो पालन करता होता है ना उसे भी अच्छा लगता है इस टाइप की खेल से। अब जब बच्चे होते हैं 5 महीने के हो जाते हैं तो वो ना पैर मारने लगते हैं, तो इससे जब उसके पैरों की जो मांसपेशियां होती है ना वो मजबूत होती हैं और उनमें थोड़ा ना ताकत आ जाती है। यदि अब उनकी टांगों को हम पकड़ लें और फिर ना हिलाने दें तो बच्चा ना खुश होएगा और जोर जोर से और हिलाने की कोशिश करेगा कि अच्छा आपने पकड़ लिया, मैं और जोर से हिलाऊंगा ताकि आप मुझे पैर ना छोड़ दो। अब बच्चे को तो हमें लगेगा ना कि ये बच्चा तो ऐसे ही कर रहा है, नहीं उसके लिए खेल क्रिया हो गई। अब बच्चों के पास ना हम पैर के पास नरम खिलौना रख दें और बच्चे का पैर अगर उससे टकराएगा तो हम देखेंगे कि बच्चा ना फिर से पैर ऊपर करेगा फिर टकराएगा, फिर से पैर ऊपर करेगा फिर से टकराएगा। तो ये भी बच्चे का खेल ही है। 5-6 महीने के आसपास बच्चा होता है, पीठ के बल या पेट के बल लेट के ना करवट बदल लेता है। इसलिए जब वो बच्चा पलंग पर लेटा हो ना तो उस टाइम हमें ना ऐसे जब भी कहीं हम इधर उधर जाएं या वो सो रहा हो तो उसे हमें ना बेड के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। हम उन्हें ना जब भी अकेला छोड़ें तो बच्चे को लें और ज़मीन पे लिटा दें, क्योंकि बच्चे का इस टाइम करवट लेना उनके खेल क्रिया बन जाती है और इस चक्कर में क्या बच्चे गिर जाते हैं, बेड से गिर सकते हैं। जो शिशु होता है अन्य लोगों के पास उसे रहने के अवसर देने चाहिए ताकि वह ना उन्हें देख ले और सुन सके। शिशु के साथ अधिकाधिक समय बिताइए, बातें कीजिए, खेलिए, गुनगुनाइए, हंसिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना इस टाइम पूजन करते हैं, अन्य ध्वनियाँ निकालते हैं, तो इसके लिए उनके लिए ना अनुक्रिया दिखाना जरूरी है। क्योंकि जैसे हम अनुक्रिया दिखाएंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चों को ना वो काम करने में और अच्छा लगेगा और बच्चे खुश होकर सीखते हैं। 6 महीने के आसपास बच्चे जो आसपास की चीज़ें पड़ी होती हैं ना उनके प्रति दिलचस्पी दिखाने लग जाते हैं, जैसे उन्हें उठाना, दबाना, खेलना, उनसे ना ये चीज़ें बच्चे सीखने लग जाते हैं, तो वो खेल हो जाता है। तो वो उससे ना बच्चा जब खेलेगा तो हाथ पैर मुंह शरीर सब चीज़ों से उसको देख देख के ना उसको परख करता है क्या है कैसे है ना, इस टाइप से। कभी कभी जैसे दिन में ना बच्चों को गोदी ले और गोदी ना कंधे से लगाकर और ऐसे गोदी लेना ज़रूरी होता है। इससे क्या रहेगा, बच्चा जो होता है ना वो पीछे की साइड गोदी में लेंगे तो सीधा ऐसे खड़े हम खड़े भी हों या बैठे भी तो बच्चा आसपास की चीज़ें ढंग से देख पाएगा। कई चीज़ें देख पाएगा, ज़्यादा चीज़ें। एक तो बच्चा लेटा हुआ देखे और एक से गोदी में लेके सीधा होके देखे ना तो उसमें फ़र्क होता है, बच्चा ज़्यादा चीज़ें देख पाएगा। जब माता पड़ोस में शिशु को अपने साथ लेके जाती है तो बच्चे को एक सामाजिक अनुभव होता है, ये क्या बच्चे को पसंद आता है। कई लोग दिखते हैं ना बच्चों को बहुत सारी आवाज़ें और नई नई चीज़ें, तो ये बच्चे को अच्छा लगता है, तो ये भी उसकी खेल क्रिया ही बन गई है। जो बच्चा होता है 6 महीने का आसपास हो जाता है तो वे सहारा लेके खड़े होने भी लग जाते हैं और अपने आप को संतुलित भी रख सकते हैं। तकिए गद्दों का सहारा लेकर बैठने में उनकी मदद करनी चाहिए और इस टाइप से ना बच्चों की खेल क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे कि माता पिता होते हैं इस उम्र में जैसे खेल खेलते हैं कि बच्चे को अपने पैर पर बिठाकर झूला झुलाते हैं
कि हम झोटा झोटा कर रहे हैं ना, इस टाइप से हम खिलाते हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। हमें ये छोटी छोटी क्रियाएं लगती है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खेल क्रियाएं होती हैं। धीमा मधुर संगीत सुनने से भी शिशु को मज़ा आता है बच्चों के लिए। जैसे कई लोरी कविताएं होती है ना, इनसे बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है। इससे बच्चों का जो लय और ध्वनि की पहचान भी हो जाती है, तो क्या भाषा का विकास भी हो सकता है। निम्नलिखित आयु वर्ग के प्रत्येक शिशु के लिए जो खेल क्रियाओं का आयोजन आप करेंगे उनकी सूची बनाइए। पहला नवजात, फिर 1 से 3 महीने का, 3 से 6 महीने का शिशु। इसके आंसर इधर है। जो पहला है कि नवजात शिशु के लिए क्या खेल क्रियाएं, तो जो नवजात शिशु होता है ना, उसके लिए कोई खेल खिलौने खेल क्रियाएं जरूरी नहीं होती। उन्हें बस झुलाना, तपतपाना, गोद में उठाना, हिलाना डुलाना, ऊपर उछालना, ये सभी क्या उसके लिए खेल क्रियाएं होते हैं। ये उसे अच्छे व आनंददायक और सुखद होते हैं। पालनकर्ता को उनकी आवश्यकताओं की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अब 1 से 3 महीने के शिशु के लिए क्या रख सकते, आवाज़ के स्रोत का पता लगाना। अब जैसे क्या है, हम आवाज़ करेंगे या कोई भी किसी भी चीज़ का, जैसे चम्मच झुंझुना बजाएंगे और बच्चा उस साइड देखेगा, तो ये सब चीज़ें क्या आवाज़ की दिशा का पता लगाएंगे, तो खेल क्रिया हो सकती है। हिलती हुई वस्तुओं के साथ साथ बच्चे नज़र घुमाते हैं, खेल क्रिया हो जाती है। शिशु की मालिश करते हैं तो लोरी सुनाते हैं, तो वो बच्चों के लिए क्रिया हो जाएगी। बच्चे होते हैं उसके साथ बातचीत करना, गुनगुनाना, पोइम सुनाना, ये सब भी क्या बच्चों के लिए खेल क्रियाएं हो जाएंगी। 3 से 6 महीने के शिशु के लिए खेल क्रियाएं। अब ये थोड़ा सा ना बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वस्तु को थोड़ा सा दूर रख दे ताकि वो आराम से उसे देख पाए और उस तक जाने की कोशिश करे, तो ये उसके लिए खेल क्रिया हो जाएगी। दूसरी हो सकती है, बच्चों को 10 से 15 मिनट के लिए पेट के बल लिटा देना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे को बच्चा ना गर्दन, जैसे गर्दन संभालता है ना, गर्दन संभालना सीख जाएगा। अब जो बच्चा होता है वो पलटियाँ जो होता है ना, अलट पलट के और फिर दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, तो वो चीज़ें भी बच्चा सीख जाता है। अब बच्चे को खेलने के लिए अलग अलग तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें दें, ताकि बच्चा उनका ना अन्वेषण कर सके, और नई चीज़ें आकर्षित करती हैं बच्चों को, तो इसलिए अलग अलग खेलने की खिलौने चीज़ें दें। दूसरा होता है कि दूसरा जो प्रश्न था ना, उसमें लिखा था कि हमें बच्चे को गोदी में कंधे से लगा के क्यों उठाना चाहिए, और बच्चे को बेड के ऊपर क्यों नहीं सुलाना चाहिए, कहीं जाते टाइम ना बेड से नीचे क्यों सुला दें। तो बच्चे को ना अगर गोदी में हम लेंगे और उसे कंधे से सटा कर गोदी में थोड़ी देर लेंगे, तो इससे क्या करेगा, वो आसपास के परिवेश को आराम से देख सकता है। दूसरा प्रश्न था कि बच्चा जो सो रहा होता है, तो उसे हम बेड की जगह नीचे क्यों सुला के जाएं, तो उसका आंसर आएगा कि जैसे बच्चा होता है ना, वो पलटी खाता है, इस टाइम पलटना सीख जाता है। तो अगर हम उसे अकेला छोड़ देंगे ना, तो बच्चा अकेले में पलटी खाता रहेगा और बच्चा कोने पे आके नीचे गिर सकता है, तो उसे चोट लग सकती है। इसलिए हम बच्चे को कभी भी अकेला बेड पे नहीं छोड़ेंगे। अभी नेक्स्ट है 7 से 12 महीने के जो शिशु है ना, उनके लिए खेल क्रियाएं क्या क्या हैं। अब इस उम्र में क्या है, जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो वो चीज़ों के हाथ से ना उठाकर और उनकी जांच परख कर सकते हैं। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनको वो समझने लग जाते हैं, और जो हम इजी से सिंपल से आदेश, सरल आदेश होते हैं ना, वो बच्चे को हम दें तो वो समझ जाते हैं, थोड़े ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अब उनकी खेल क्रियाएँ होती हैं, उनमें थोड़ी सी ना विविधता आ जाती है नवजात के बजाय। अब जो शिशु होता है वो माता के साथ स्नेहमयी संबंध बना चुका होता है, तो माता के विशेष ध्यान की उसे ज़रूरत होती है। तो जो 6 महीने का शिशु होता है बिना सहारे के बैठ सकता है, तो माँ उसके प्रति अधिक आश्वस्त होती है और काम करते समय ना उसे अकेला खेलने दे सकती है, कि उसे गिरने का डर नहीं रहता। बीच बीच में वह शिशु को देखती रहती है और उससे बातचीत भी करती रहती है, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ, ठीक है, उसे ऐसा लगे कि माँ मेरी तरफ ध्यान दे रही है। शिशु को खिलौनों से खेलने के अवसर देने चाहिए। बच्चों को ऐसे खिलौने दे जो आवाज़ करते हैं, क्योंकि शिशु को ना ऐसी आवाज़ करने वाले, शोर करने वाले खिलौने पसंद होते हैं। जो बच्चे होते हैं, बच्चे के साथ कभी जैसे खेल खेला हो कि बच्चे को कोई चीज़ पकड़ा है तो उसे फेंक देता है, हम उठा के देंगे फिर फेंकेगा, हम उठा के देंगे फिर फेंकेगा, हम उठा के नहीं देंगे तो बच्चा हमारी तरफ देखेगा कि अब ये क्यों नहीं उठा रहे हो। तो बच्चे का ना खेल हो जाता है, हमें बहुत मतलब बोर हो जाते हैं हम इस खेल में, हमें बुरा लगता है ना, परेशान हो जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं थकते हैं इस खेल में कभी भी। तो ये बच्चों के लिए खेल क्रिया होती है, बच्चे बहुत देर तक खेल सकते हैं। अब जो शिशु होता है उसे, उसके लिए हमें ना महंगे खिलौने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम उसके लिए जो बोतल के जो ढक्कन होते हैं, गत्ते के डिब्बे, प्लास्टिक के बर्तन, धागे की जो खाली रीली, ये सारी की सारी चीज़ें ना उनको दे सकते हैं। बच्चे उन्हीं से ना ये जो अपने कुछ भी रचनात्मक चीज़ें बना बना के खेल सकते हैं। जब बच्चों को हम गेंद दें तो उसके लिए ना रबर की गेंद दें, क्योंकि वह धीरे धकेलने पे बहुत दूर तक चली जाती है। घर में पड़े जो बेकार कपड़े हैं उनसे बच्चों के लिए कुछ खिलौने बना सकते हैं। जब 9 महीने का बच्चा होता है ना, तो सरल छोटे छोटे हम उन्हें ना आदेश देंगे तो वो समझ सकता है, तो हम उनके साथ ऐसे काम भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम सब्जी काट रही हो माँ, तो एक जगह सब्जियां रख देगी, फिर कहेगी कि आलू दो हाथ करके, तो बच्चा ऐसी चीज़ें ना पकड़ाता रहेगा एक एक करके, अब एक और दो, एक और दो, ऐसे करके ना माँ कहती रहेगी, बच्चे का भी ध्यान लगा रहेगा, उसमें बिजी रहेगा, माँ अपना काम करती रहेगी। इससे क्या रहेगा कि जब बच्चा होता है
उसे ना खेलने, इस खेल क्रिया में मजा आएगा। अब नेक्स्ट क्या कर सकता है जो बच्चा होता है, हम उसे कुछ भी खेल चीज़ें देंगे। अब हम बच्चे को पकड़ाएंगे, फिर बच्चा हमें पकड़ाएगा। इससे क्या रहेगा कि बच्चे चीज़ को ना जांच परख कर सकता है, और बच्चा ये सीखेगा कि अच्छा अब ये चीज़ मेरे को पकड़ाई, अब मैं वापस पकड़ानी है। बच्चा कारण और प्रभाव में भी अंतर करना जान जाता है। जब बच्चे होते हैं थोड़े से बड़े होके ना घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में, अपने आसपास के वातावरण के बारे में ना ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। तो इस टाइम उन्हें चलने व खड़े होने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। शिशु की सुरक्षा की ओट में सदैव पालने या कुर्सी में नहीं बिठाए रखना चाहिए। ऐसा करने से ना बच्चे की जो अन्वेषण की जो शक्ति होती है ना, उसमें बच्चे को ना परेशानी आती है। बच्चा जैसे घुटनों के बल जा रहा है, तो बच्चे के पास थोड़ा सा दूर जाके खड़े हो जाए और बच्चे को नाम से बुलाए, क्या बच्चा भाग के आएगा। फिर बच्चे को थोड़ी दूर चले जाएं, फिर बच्चे को दूसरी साइड बुलाएं, इसे बच्चा फिर दूसरी साइड आएगा। ये भी एक बच्चों के लिए ना अच्छी खेल क्रिया बन सकती है। अब इसमें भी वही सेम है कि बच्चा तो बिल्कुल ऐसे रहेगा खेलता हुआ, बिल्कुल नहीं थकता, लेकिन इसमें हम बड़े थक जाते हैं, लेकिन बच्चे को बहुत आनंद आता है इससे, और बहुत खुश होते हैं। बच्चे होते हैं, जैसे कोई छोटा बहन भाई है, उससे बड़ा बहन भाई होता है थोड़ा सा बड़ा, तो उनके साथ ना पकड़ा पकड़ी खेलने में बच्चे को बहुत मज़ा आता है। वो घुटनों के बल चलते हैं, वो दौड़ के चल रहे होते हैं, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। अब इससे हमें ये भी पता लगता है ना कि बच्चा इसके पीछे भाग रहा है, कुछ समझ रहा है, तो बच्चे के अंदर ना मानसिक जो होता है ना विकास, उसका सही से हो रहा है, विचार शक्ति है। इससे बच्चे का ना सामाजिक व मानसिक विकास भी बढ़ता है। जब शिशु घुटनों के बल चलने लगते हैं, तो उनके घूमने फिरने का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। अभी दूर पड़ी जो वस्तु होते हैं ना, उनके पास खुद से पहुंच जाते हैं और उनकी खोजबीन करने में समर्थ होते हैं। बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अवसर देकर अन्वेषण की शिक्षा को हमें ना प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों के लिए। जैसे कि कहीं बाहर जाए, बाजार जाए, तो बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहिए, ताकि वह ना अन्य लोगों से मिलेगा, चीज़ों को जांचेगा। इस टाइप से क्या बच्चा सीखता है। बच्चे के जो हम छोटे छोटे सरल प्रश्न होते हैं ना, उन चीज़ों से बच्चा सीखता है। जैसे कि हम बच्चा जा रहा है, हम बच्चे को पार्क में लेके जा रहे हैं, बच्चा समझे ना समझे, हम बच्चे को बोलेंगे देखो देखो ये इधर देखो, ये काऊ है, इधर देखो ये शॉप आ गई। इस टाइप से बच्चे को छोटे छोटे शब्द हम बोल के सुनाते रहेंगे। अब जब बच्चे जो होते हैं, तो इस टाइम क्या जो उनकी माँ होती है ना, उनको ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे घुटनों के बल ना चल के कहीं भी आसपास चले जाते हैं। तो जैसे गैस पर अगर नीचे रखी हो, कोई चीज़ ऐसी हो जिससे बच्चे को चोट लग जाए, तो उससे भी क्या खतरा हो सकता है। तो इस टाइम माँ को ना ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो बच्चों के आसपास ना ऐसी चीज़ें जो आसानी से ना टूटे, शिशु को चोट ना लगे। बच्चे के जो खिलौने वो कपड़े रबड़ के हों ना, इस टाइप के होने चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको लोरी व कविताएं अच्छी लगती हैं, तो उनमें प्रयुक्त जो शब्द होते हैं ना, कुछ कुछ उनको बच्चे समझने लग जाते हैं। लोरी सुनाते समय जो भाव भाव हम मुंह पे दिखाते हैं ना, बच्चे भी उसी की नकल करते हैं। बच्चों को सरल कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे उनको ना कहानी का मतलब नहीं पता होता, समझ नहीं आती, लेकिन चेहरे के जो भाव बदलते हैं ना, उन्हें देख के बच्चे को बहुत मजा आता है, और वो बार बार वो कहानी सुनना पसंद करते हैं। अब इस प्रकार की जो खेल क्रियाएं होती हैं, वो बच्चों के भाषा व ज्ञानेंद्रियों के विकास व क्रियात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करेंगी। इनके द्वारा शिशु अपनी क्षमताओं के बारे में जानने लगेंगे। खेलते हुए पालनकर्ता के साथ अंतःक्रिया में शिशु जो होता है, उसे भावात्मक सुरक्षा का एहसास होता है। जो बच्चा 12 से 13 माह का हो जाता है, तो उस समय शिशु खुद से चल सकता है, और अपनी आवश्यकताएं होती है ना, उसके बारे में जो अभिभावक होते हैं उन्हें बता भी सकता है, थोड़ा बहुत बोल सकता है, और लोगों को पहचान सकता है। तो उससे क्या है, थोड़ी उसकी खेल क्रिया चेंज हो जाती है उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से। स्नेहपूर्ण अनुकूल वातावरण में शिशु का जो विकास होता है वो अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। बच्चों के लिए खेल क्रियाएं आयोजित करते समय पालनकर्ता को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि शिशु को शांत वातावरण की भी जरूरत होती है। आवश्यकता से अधिक क्रियाएं व सामग्री देकर बच्चे की जो सीमा होती है ना, उसे अधिक प्रेरित नहीं करना चाहिए। मतलब एक लिमिट होती है बच्चे की। खेल की भी ऐसे ही जैसे बच्चे की पढ़ने की है ना, खाने की लिमिट होती है, ऐसे बच्चे की खेलने की भी एक लिमिट होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों के लिए हम खेल सामग्री कैसे बना सकते हैं। अब खेल सामग्री किस किस से बना सकते हैं। अखबार, लिफाफे, कपड़े के टुकड़े, पुरानी ऊन, किताबें, डायरी, डिब्बे, साबुनदानी, प्लास्टिक की बोतल, ये सारी चीज़ें क्या घर में पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं, इनसे हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। पहला क्या, हम गतिशील खिलौने, क्या बच्चों को ऐसे खिलौने पसंद आते हैं। तो पुराने जो अखबार होंगे, कुछ भी किताबें होंगी, उनमें से ना रंगीन चित्र काट लेंगे हम। फिर उनको एक कागज़ के ऊपर, जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसके ऊपर चिपका के डंडी से धागे की सहायता से बांध के और लटका सकते हैं। इससे क्या बच्चों को गतिशील खिलौना मिल जाएगा, वो हिलेगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी चित्र हम काटें वो बच्चे के उम्र के हिसाब से और ना रंगीन होना चाहिए, उससे बच्चा और आकर्षित होगा उसकी तरफ। अब नेक्स्ट है कि जो हमें ना ऐसी आवाज़ चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं जो आवाज़ करती हो ना, जो जैसे चूड़ी, सीपी, छोटी छोटी घंटी होती हैं, बोतल के ढक्कन को एक साथ डाल के धागे में डाल के पिरो, फिर वो बजे, इस टाइप से। तो इससे बच्चे का ना
जब वो चीज़ें हिलेंगी और शोर करेंगी ना तो बच्चे को अच्छा लगेगा, बच्चे का ध्यान जाएगा उधर। ये रंगीन कागज़ की बनी जो पेपर चेन होती है वो भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। कागज़ के कई पतले छोटे छोटे टुकड़े काट के और उनको हम ना चिपकाएंगे, फिर उसके अंदर दूसरा डाल के उसे चिपकाएंगे, फिर तीसरी चेन बनाएंगे। इस टाइप से क्या बच्चों के लिए हम बना सकते हैं, बच्चों को बहुत प्यारी लगेगी, कलरफुल। अब दूसरा, ये गतिशील खिलौने हो गए। हम रंग जो बच्चों के लिए आवाज़ करने वाले खिलौने भी बना सकते हैं, जैसे कि जो झुनझुना है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे या माचिस की डिब्बी ले सकते हैं, या कोई भी वैसे डिब्बा आता है ना किसी चीज़ का खाली हुआ, वो ले सकते हैं। और उसमें ना उसका ढक्कन खोल के हम कंकड़ भर सकते हैं या घंटियाँ भर सकते हैं, छोटे छोटे जो थे घुंघरू वो भर सकते हैं। और उसके नीचे हम डंडी लगा सकते हैं और उसे हिला सकते हैं, वो झुनझुना टाइप में बन जाएगा। अब इसमें डमरू दिखाया गया है कि टीन का डब्बा है, उसे लेना, उसके दोनों तरफ छेद करके धागा डाल के 2-3 मोती डाल दिए इसके अंदर, और जब डब्बे को पकड़ के हम घुमाएंगे तो डब्बे से वो टच होके और वो आवाज़ होगी। तो ये क्या डमरू बना रखा है बच्चे के लिए। ये जब मोती डब्बे से टच होंगे, टीन का डब्बा है तो शोर तो होगा ही, उससे क्या बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये खिलौना। अब बच्चे हाथ में पकड़ सके ऐसे खिलौने, बच्चे के लिए ऐसे खिलौने बनाएं जो कि बच्चे हाथ में पकड़ के आराम से खेल लें। तो इसके लिए हम कपड़े के खिलौने बना सकते हैं, जैसे कि कपड़ा लें, उसे गोल चौकोर कैसे भी हिस्सों में काटें और उसे ना आपस में सील के और उसमें रुई भर दें या कपड़ा भर दें। इससे क्या बच्चों के लिए डॉल बना सकते हैं, हम बॉल भी बना सकते हैं कपड़े की। इस टाइप से बच्चे के लिए हम खेल बना सकते हैं चीज़ें। हम वैसे भी गुड़िया कपड़ा मोड़ कर भी गुड़िया बना सकते हैं, उससे बच्चा क्या उसे आराम से पकड़ के खेल लेगा और उससे बच्चे को चोट भी नहीं लगेगी। अब इसके ऊपर पेंट या कढ़ाई भी हम कर सकते हैं। अब प्रश्न, 8 से 12 माह के बीच के आयु के शिशु के लिए 3 खिलौने व खेल सामग्रियों के नाम बताइए। यह भी बताइए कि आपने इसका चयन क्यों किया। तो हम बच्चों के लिए ना खेल क्रियाओं के लिए कौन कौन सी वस्तु चुनेंगे, जैसे बच्चा गिरा सके, गिराने, उठाने, हिलाने, पकड़ने, फेंकने या जो तेज ध्वनि करने वाली वस्तु है ना, इन खेल क्रियाओं में व्यस्त रहे बच्चा, तो ऐसी खेल क्रियाएं खिलौने चुन सकते हैं। जो भरे हुए खिलौने चुन सकते हैं, क्योंकि क्या है वो बच्चों को ना पसंद आते हैं, बच्चे पकड़ने में उन्हें आसानी होती है और बच्चों को पसंद भी आते हैं। तीसरा, हम रबड़ की गेंद बच्चों के लिए खेल सामग्री के रूप में ला सकते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे के ना और चीज़ों की गेंद जैसे भारी रहेगी, और जो रबड़ की गेंद होती है जब बच्चे से ना फेंकी जाएगी बच्चे द्वारा, तो वो ना दूर तक उछल के जाती है और कई बार उछलती है, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए खेल के जो सामग्री चुनेंगे, और इसलिए चुनेंगे इसके अंदर ये भी बताया गया है। लास्ट में ये जो पूरा का पूरा समरी है इस पाठ की, कि जो बच्चे होते हैं उनके साथ सफल अंतःक्रिया पालनकर्ता के व्यक्तित्व से सुनिश्चित होती है। उचित देखभाल के लिए पालनकर्ता जो होता है उसमें समुचित ज्ञान, उचित अभिरुचि व कौशल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पालनकर्ता को संवेदनशील होना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के प्रति जागरूक, मनस्थिति के प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए। जो पालनकर्ता होते हैं उन्हें एहसास होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं ना अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, इससे वह बच्चों के लिए अनुकूल खेल क्रियाओं का संगठन करने में सफल होगी। पालनकर्ता में भी आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि उसी से क्या वो सही फैसले लेगी और जो फिर वो बच्चों को अच्छे से कुछ सिखा सकती है। पालनकर्ता के दृष्टिकोण में लचीलापन होना चाहिए, वह सुझावों के प्रति संग्रहणशीलता खेल क्रियाओं को सफल बनाती है। पालनकर्ता के जो विचार होते हैं वो बाल केंद्रित होने चाहिए। और जो शिशु गृह व शाला पूर्व केंद्र हैं, उनके कार्यकर्ता के लिए जो माता पिता से संपर्क बनाए रखना जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पालनकर्ता को बच्चों की जो स्वास्थ्य संबंधी देखभाल होती है उनका विकास के मूल तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनके लिए ऐसे खिलौने लाने चाहिए जो बच्चों को आकर्षक लगे, सुरक्षित लगे और उनकी उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए बनाए गए हो, और उनसे उनके अलावा और उम्र के बच्चे हैं वो भी उनसे खेल लें। नवजात शिशु होता है उसकी पहली आवश्यकता होता है आराम, ताकि वह नए वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर सके। धीरे धीरे क्या बच्चों के साथ वो क्रियाएं आयोजित करते हैं और वो छोटी छोटी क्रियाओं में बच्चे के अपनी खेल क्रियाएं करना शुरू कर देता है। उसके लिए तरह तरह की वस्तुएं व अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। इसके लिए क्या बच्चा खेल क्रियाओं का लक्ष्य अपना जो होता है ना वो सर्वांगीण विकास कर सकता है खेल क्रियाओं से बच्चा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।